नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 6 का अध्याय 2 जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता, इसका अध्ययन करेंगे। और इसमें एक श्लोक दिया गया है। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्मपि फल्यान्यपि परार्च्य वृक्षा सत्पुरुषा एव। दोस्तों अपने हिसाब से पढ़ लेना इतना। और ये सुभाषित से लिया गया है। इसका अर्थ यह है, बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरे के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही देते हैं। तो हमारा ये जो श्लोक दिया गया है दोस्तों, तो इसमें लिखा गया है कि जो बड़े वृक्ष होते हैं वो छाया तो देते हैं, लेकिन वो खुद धूप में खड़े रहते हैं, वो दूसरों को फल देते हैं। उसी प्रकार जो अच्छे मनुष्य होते हैं वो स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। इसमें ये लिखा है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ये कितना सुंदर चित्र दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज ये एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर, जिसे नेचर वॉक बोलते हैं, को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वह विज्ञान प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। जो मनीराम चाचा हैं वो पक्षियों की ध्वनि निकालते हैं, जैसे कि कोयल की कोई निकालता है, कौवा कैसे निकालता है, उसकी जो ध्वनि होती है वो मनीराम चाचा निकालते हैं। वे विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। वे विभिन्न प्रकार के अलग अलग पौधे और जंतुओं की पहचान आसानी से कर लेते हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया है कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधे और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस कराने के लिए कहते हैं। जो डॉक्टर रघु है वो विद्यार्थियों को पार्क में अलग अलग प्रकार की जो गंध है उनका महसूस कराने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। जब विद्यार्थी घूमने जाते हैं पार्क में तो वो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं, जैसे
झाड़ियाँ, घास और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियाँ और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। जब बच्चे सब गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पर कई प्रकार की जो प्रक्रिया हो रही है वो सब देखते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव मतलब चहचहाट सुनते हैं। चहचहाट मतलब पक्षियों अलग अलग प्रकार की होती है। कोई तोता की आवाज़ अलग होती है, कबूतर की अलग होती है, उसी प्रकार अलग अलग पक्षियों की अलग अलग चहक होती है। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है। ये प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। जो रघु मनीराम चाचा हैं वो कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल भी करने का अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास के विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकन को अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। जैसे कि आपके यहाँ पर कोई पक्षी है तो वो किस प्रकार की आवाज़ निकालता है, उसके बारे में आपने कभी अनुभव किया हो या अवलोकन किया हो, नहीं किया हो तो उसके बारे में अवलोकन करें। इसमें एक बच्चा बोलता है, वाह, ये कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलरव होता है। जी हाँ दोस्तों, अच्छा लगता है जब कोई पक्षी अपना अलग अलग बोलता है तो, और पहचान भी कर सकते हैं। इसी को विविधता कहते हैं। इसमें लिखा है 2.1 हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। तो अब हम जंतु और पौधों में अंतर समझेंगे। क्रियाकलाप 2.1 पढ़ते हैं। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। जब आप सैर करें प्रकृति में तो आप विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जो कीट पक्षियों उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, उनका अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज़ हवा इत्यादि का भी अंकित करें। मौसम जब सर्दी का हो तो उसको सर्दी वाला महसूस करें, गर्मी है ये मौसम वगैरह का भी अनुभव करें, किस जगह पर कैसा मौसम वगैरह रहता है। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। दोस्तों, एक स्क्रैप बुक होती है जो अलग अलग कलरफुल होती है। इसमें लिखा है कि अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करें जो गिरे हुए हैं, वो ना कि तोड़ कर। इसमें लिखा है प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें। जी हाँ दोस्तों, हमें प्रकृति से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और ना ही जंतुओं से, उनका ध्यान रखें। ये भी इसमें लिखा है कि प्रकृति में किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें और उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती ना तोड़ें। जी हाँ दोस्तों, जब आप कहीं पे भी अगर मौका मिलता है तो कभी फूल पत्ती वगैरह ना तोड़ें। विभिन्न पौधों के तने, पत्तियां, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकन को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, घास है, तुलसी है, गुड़हल है। इसमें क्या लिखा है, का में एक घास का पौधा है और खा में तुलसी के पत्ते और गा में गुड़हल का फूल है।
आगे चलते हैं दोस्तों। तलिका 2.1 में क्या लिखा है? हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। इसमें लिखा है दोस्तों, स्थानीय नाम है, तना है, पत्तियां हैं, पत्तियों की आकृति या अभिविन्यास, फूल। और अगला है कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषता। जैसे सामान्य घास है तो उसका तना कैसा होता है? कोमल और पतला। पत्तियां कैसी होती हैं? तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरित रूप से पत्ता निकला होता है। इसमें फूल नहीं होता है। इसमें तुलसी में लिखा है, तुलसी का जो तना होता है वो कठोर और पतला होता है। पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। फूल इसका गुलाबी होता है। और इसकी अन्य विशेषता ये है कि छोटा ही होता है, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होता है, इसकी ऊंचाई कम होती है। पत्तियों में आमने सामने आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसमें आमने सामने पत्तियां होती हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती हैं। उसी के बारे में लिखा है दोस्तों। गुड़हल का जो तना होता है वो कठोर होता है। पत्तियां इसकी जाल का रूपी होती हैं दोस्तों। इसमें फूल लाल लगता है और ये एक झाड़ के रूप में होता है। नीम का पेड़ आपने देखा होगा दोस्तों, कठोर और मोटा होता है। पत्तियां इसकी छोटी होती हैं, पतली। इसमें फूल सफ़ेद लगते हैं। और इसमें क्या लिखा है? चिकनी सतह वाली पत्तियां होती हैं। इस प्रकार आप और भी पेड़ पौधों के बारे में लिख सकते हैं जो आपके आसपास दिख रहे हों, आपको याद हों, तो आप लिख सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है? आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उसमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नता पाई। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना, विभिन्न आकृतियों की पत्तियों और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास। विभिन्न आकृतियों की पत्तियों और तने की पत्तियों का आपने अभिविन्यास देखा होगा, क्योंकि पत्तियों भी अलग प्रकार की होती हैं। फूलों के रंग, आकार और सुगंध में विभिन्नताएं आपने देखी होंगी। अगर सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तलिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तलिका 2.2 हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन। इसमें कॉलम बनाए गए हैं। जंतुओं के नाम हैं, स्थानीय नाम और उनके रहने का स्थान, भोजन, गति के प्रकार, अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं। जैसे कौवा वृक्ष पर रहता है, उनका रहने का स्थान वृक्ष हो गया है। और वो भोजन क्या करते हैं? तो भोजन में कीट को खाते हैं। और गति प्रकार उनका उड़ना और चलना रहता है। और इसमें क्या लिखा है? विशेषता उनकी चोंच में टहनी लगी हुई है। उसी प्रकार चींटी है। चींटी का उनके रहने के स्थान कहाँ पे है? वो मिट्टी एवं बिलों में रहती हैं। भोजन पत्तियाँ, बीज और कीट। गति इनके रेंगने की होती है, रेंगती हैं। और इनके 6 पैर होते हैं। गाय गौशाला में रहती हैं। भोजन उनका घास पत्तियाँ हैं। ये दौड़ती हैं, चलती हैं। अन्य विशेषता इनकी ये बहुत बड़ी होती हैं। इसी प्रकार आप भैंस की बकरी के बारे में भी लिख सकते हैं। बकरी को आप जो आपके पास हो वो लिख सकते हैं। तलिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उसमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जीव भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं और मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल पे भी रहते हैं।
जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में विविधता है। इसमें कहा गया कि मछली जल में रहती हैं और मेंढक होते हैं, मेंढक हुआ, मगरमच्छ हुए, ऐसे हैं जो जल के साथ साथ थल पर भी रहते हैं। आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। विद्यालय में आते जाते समय आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतुओं का नाम जोड़ें जिसे आपने पहली तालिका 2.1 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। क्रियाकला 2.2 आइए मैं तो समझें। 30 सेकंड में अपनी आंखें बंद करें। 30 सेकंड में अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपको ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अच्छा लगा। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतुओं का चित्र श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधे और जंतुओं के बारे में आपका क्या विचार है? इस प्रकार इसमें देखो अलग अलग जगह पे दिख रहा है कि इसमें कहीं सर्प बना है, कहीं कछुआ है, कहीं चिड़िया है, कहीं फूल है, कहीं घास है, कहीं बरगद का पेड़, बड़े बड़े वृक्ष हैं, कहीं बिल्ली है। तो इसी प्रकार इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के चित्र बनाए गए हैं। क्या आप सोचते हैं कि श्यामपट्ट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो अलग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें इन बच्चों ने सोचा है, जो उनके दिमाग में वही आपके वो अलग भी हो सकता है, आप अलग भी बना सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन हो गई है दोस्तों, यहाँ से आप याद कर सकते हैं पूरे यहाँ तक। इसमें लिखा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जिससे पता चले कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं? दोस्तों, हमारे जीवन में जो भोजन वगैरह करते हैं उसमें हम लोग दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं और उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम कोई चावल लें, गेहूँ वगैरह चावल खाते हैं तो वो भी पौधे से उत्पन्न होता है। तो हमारे लिए पौधे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें आगे क्या लिखा है, पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? आप अपनी नोटबुक और पुस्तक को समूह में कैसे विशिष्ट करेंगे? इसमें लिखा है दोस्तों, आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूह में कैसे विस्तृत करेंगे? क्या उन्हें समूह में विस्तृत करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से विस्तृत करने में सहायता मिलेगी? आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने अनुमान 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर उन्हें समूह बना सकते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों, आप नोटबुक और पुस्तकों समूह को विस्तृत कैसे करेंगे?
आपने देखा होगा दोस्तों कि घर पे जब हम कोई भी वस्तु होती है तो उसको हम एक विशेष व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो चीज़ आसानी से मिल जाती है। जब हम व्यवस्थित में ना रखेंगे तो हमें काफ़ी टाइम ढूंढने में ही लग जाएगा। इसमें आगे क्या लिखा, क्रियाकलाप 2.3, आइए समूह बनाइए। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाइए। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषता का अवलोकन कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखिए पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। एक समान विशेषता के आधार पर उनके समूह बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूह के आधार को कक्षा के अन्य समूह के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। इसमें लिखा है दोस्तों कि आप अपने प्रकार आसपास की जो चीज़ें हैं, पुरानी फ़ोटो वगैरह हैं, पत्रिकाएँ, उसको आप चित्र कार्ड वगैरह चिपकाएँ और उनमें अलग अलग विभिन्न समूह बनाएँ। इसमें आगे लिखा है, आप ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूह द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए विभिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया होगा। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने का आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधों के समूह बनाने में फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर चुना हो। दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि कुछ विद्यार्थी होंगे जिन्होंने लिखा होगा कि कुछ पौधे होंगे जो लंबाई में ज़्यादा होंगे और जो कम ऊंचाई होती है वो वाले पौधे, उनको अलग अलग आपस में विभाजित करके उनको समूह बना लिया होगा। यहाँ पर इसमें लिखा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो फूल वाले होते हैं उनका समूह अलग बना दो, जो बिना फूल वाले होते हैं वो अलग कर लो। उसी प्रकार हम भी बना सकते हैं। जैसे किसी में फल होते हैं तो फल वाले पौधों वाले समूह को एक अलग बना सकते हैं और जो फल के होते हैं उनको हम अलग रख सकते हैं। इसमें आगे लिखा है, फूलों की अनुपस्थिति, कठोर या कोमल तना। ये हो गए दोस्तों पौधों के लिए। और इसमें लिखा खान पान का स्वभाव और रहने के स्थान, ये हो गए जंतुओं के लिए। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस प्रकार के होते हैं और वे कैसे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी बना सकते हैं जंतुओं के आधार पर जैसे कि वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। तो जानवर भी जैसे गाय होती है तो गाय गौशाला में रहती है और चारा खाती है। वे किस रंग के होते हैं, गाय सफ़ेद होती है, वे कैसे चलते हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं ना। समूह बनाने का क्या महत्व है दोस्तों, आप लोगों को अगर पता है तो पहले कमेंट करें, इसमें बताएं ज़रूर समूह बनाने से क्या महत्व है। तो इसमें लिखा है, समूह बनाने से पौधे और जंतुओं को उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। इसमें दोस्तों यही लिखा है कि समूह बनाने से क्या महत्व है। तो इससे हमें अध्ययन करने में सरलता प्राप्त होती है और किसी भी चीज़ को समझना में आसानी होती है। इसमें क्या लिखा, आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री और अधिक जानेंगे। इसमें यही लिखा है कि हमारे जो समूह बनाने के महत्व विषय में अध्ययन हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। इस प्रकार पेन है, अगर इनको हम एक साथ बहुत सारी पेनें ले लें
और इनको हम एक साथ रख देंगे तो हमें आसानी से मिल जाएंगी और आसानी से हम कोई सा चॉइस कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रख देंगे तो हमें पेन ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है। इसी को हम विविधता बोलते हैं। इसमें आगे लिखा है दोस्तों, पौधों के समूह कैसे बनाएं। आपने देखा होगा कि पौधों में उनके तने, पत्तियां, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। इसमें लिखा है दोस्तों, आपने देखा कि पौधों के जो तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, फूल इत्यादि से आप विभिन्न पौधों में तुलना कर सकते हैं। उनके रंग, आकार में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों के उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। अपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियाँ और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम अगर इसमें कोई प्रश्न आगे पूछ सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, पौधों को कितने भागों में बांटते हैं, तो उसका राइट आंसर है 3। वो कौन कौन से हैं? वो हैं शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष। ये याद कर लेना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आगे चलते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं को अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। क्रियाकलाप 2.4, आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। कुछ पौधे होते हैं जैसे बरगद, पीपल का पेड़ हुआ है, बहुत ऊंचाई वगैरह होते हैं। क्या यह सभी पौधे आपसे छोटे हैं? नहीं, ये तो बड़े होंगे ना। या बराबर, या आपके बराबर ऊंचाई के हैं, या तो आपसे अधिक ऊंचे हैं। तने का रंग भूरा है या हरा है। साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा ये कठोर हैं? ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप चेक करें तो ऐसा ना हो कि नहीं टेढ़ा मुड़ रहा है या टेढ़ा नहीं हो रहा है, वो कुछ मोड़ नहीं पा रहा है, तो आप ज़बरदस्ती उसको मोड़े ना, कहीं वो टूट ना जाए। इसमें आगे लिखा है, ये भी देखें कि पौधों की शाखाएँ कहाँ से निकलती हैं। वे भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए एक स्थान में भरें। कुछ उदाहरण आगे भी कुछ दिए गए हैं। इसमें लिखा है तालिका 2.3, ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह। इसमें लिखा है, एक में पौधे का नाम, एक में लिखा है ऊंचाई, एक में लिखी तने की प्रकृति, एक में लिखी शाखाओं का प्रकटन, एक में लिखा पादप समूह का नाम। जैसे आम का जो पेड़ होता है वो इसमें ऊंचा होता है, तो उसमें ऊंचा होना चाहिए। और जो ऊंचा है तो तना भी उसका भूरा होगा, कठोर होगा और मोटा होगा। शाखा जो तने की ऊंचाई होगी वो भी बहुत अधिक होगी। और ऐसे होते हैं, वो वृक्ष बोलते हैं। और इसमें गुलाब है, गुलाब का जो पौधा होता है वो ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है उसकी, वो मध्यम में होता है। और इसका जो तना है वो भूरा होता है, कठोर होता है और पतला होता है और भूमि के निकट होता है। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको झाड़ी बोलते हैं। और जबकि ऐसे टमाटर हुआ, टमाटर बहुत छोटा होता है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है और उसका जो तना होता है वो हरा होता है, कोमल होता है, पतला होता है, भूमि के निकट होता है, जिसे साग बोलते हैं। इसमें आगे अपन उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे गेहूँ जो पौधा है उसकी ऊंचाई मोटे जो मध्यम में होता है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और तना उसका
हरा होता है और कोमल होता है तना, और पतला होता है और भूमि के बहुत निकट होता है। इसको हम साथ में रखेंगे। सरसों का पेड़ ले लो आप, पौधा, तो वो भी एक झाड़ी के रूप में आएगा। इसी प्रकार आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं दोस्तों। जो आपके आसपास जो पेड़ लगे हैं उसकी ऊंचाई देखो पहले, ऊंचाई कितनी कैसी क्या है, मीडियम में है, ज़्यादा अधिक ऊंचा होगा तो वृक्ष के रूप में आएगा। तो वृक्ष में आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। ऊंचाई होती है, भूरे तना होता है, भूरा कठोर और मोटा होता है, तो आप उसमें ऐसे अनुमान लगा सकते हो। आप नीम का पेड़ ले लो, पौधे का इसमें लिखा तो नीम ले लो। नीम की जो ऊंचाई होता है अधिक होती है। तने की प्रकृति वो भूरा होता है, कठोर होता है, मोटा होता है। जो शाखाएँ इसमें लगे, शाखाओं का प्रकटन, तो इसमें लिख सकते हैं तने में ऊंचाई पर जो या भूमि के निकटते तने में ऊंचाई होता है वो वृक्ष होता है। आगे दोस्तों इसमें आपने शाख, झाड़ियाँ और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए। तलकर 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलना आरंभ होती हैं। ऐसे पौधे को वृक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए आम का पेड़। दोस्तों आम का पेड़ आप देखते होंगे कि बहुत ऊंचाई पर होता है, उनके तने मोटे होते हैं। तो इस प्रकार के पेड़ पौधों को वृक्ष कहते हैं। इसमें दिखाया गया है, इसमें वृक्ष को जिसका तना होता है, कितना मोटा होता है, उसके ऊपर कितना सारा फूल खिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कितना ऊंचाई पर है, और इसमें तना भूरा होता है, मोटा होता है, पत्तियां ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर होती हैं। ऐसे पौधों को हम वृक्ष कहते हैं। सेकंड पे झाड़ी है दोस्तों। झाड़ी दोस्तों ज़मीन से ऊंचाई पर होती हैं, कठोर होती हैं, थोड़ी हल्की, और इसमें शाख, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। टमाटर का पेड़ शाख पेड़ हो गया, जो ज़मीनी स्तर पर बहुत काफ़ी नीचे ही रहता है और मुलायम भी रहता है। आगे दोस्तों इसमें क्या लिखा है। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ पौधों के तने हैं वो वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्रायः इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। जो वृक्ष से छोटे होते हैं और शाख से बड़े होते हैं, इस प्रकार के पौधों को झाड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा हो गया, गुलहड़ का पौधा हो गया, ये सब झाड़ी में आते हैं। इसमें आगे लिखा है कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं, इन्हें शाख कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा हुआ, मिर्ची का पौधा हुआ, ये सब शाख में आते हैं। आगे इसमें लिखा है कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, उन्हें आरोही लता कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उन्हें विस्पर्पी लता कहते हैं। ऐसी कौन सी अन्य विशेषता हो सकती हैं जिनके आधार पर हम पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। इससे पहले हम आरोही लता और विस्पर्पी लता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा है कि कुछ पौधे जो तना होता है वो कमज़ोर बहुत होता है, ऊपर चढ़ने और बढ़ने की सहायता की आवश्यकता होती है, आरोही लता कहते हैं। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उन्हें विस्पर्पी लता कहते हैं। जो गिलकी वगैरह होती हैं, गिलकी लगती हैं, वो एक आरोही लता में आती हैं।
जबकि आपने देखा होगा जो ककड़ी वगैरह होती हैं वो विस्फोट ज़मीन पे फैली रहती हैं, उसको विस्फोटी लता कहते हैं। आगे इसमें लिखा है 2.5 क्रियाकलाप। प्रकृति की सैर के समूह आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखती है? दोस्तों आप भी देखो और बताएं। इसमें लिखा है पहले में जाल का रूपी सिरा विन्यास युक्त गुलहेड़ की पत्ती, और खा में लिखा है समांतर सिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती, और गाँव में लिखा है समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती। तो इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो पत्तियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक जाल का रूपी होती हैं जिसमें से एक मेन होती है, आप देख रहे होंगे दोस्तों ऐसे ऐसे अलग अलग निकली हुई हैं, इसमें से फिर अलग अलग वो निकली होती हैं। और जबकि समांतर सिरा विन्यास होती है इसमें केवल एक होती है और इसके आमने सामने ऐसे समांतर ऐसी रहती हैं, और समांतर होती हैं, और ये भी समांतर इसमें एक ही रहती है ओनली। तो एक ये अलग हो गई और ये दोनों एक अलग समूह में आ गए। इसमें आगे लिखा है आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं, इसमें लिखा है दिख रही हैं अलग अलग। मैं जूम इन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें देखो आप कि इसमें जो जाल का रूपी जो गुलहेड़ की पत्ती हैं उसमें जाल का रूपी बना हुआ है, पूरा जाल जैसा संरचना है। जबकि खा और गाँव में एक समांतर सीधी रास्ता वो दिख रही हैं लाइनें, तो उनको समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये हमारा फर्स्ट टाइम है जब हम वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हैं। इसमें आगे लिखा आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को सिरा कहते हैं। हाँ, तो इसमें ऐसा प्रश्न भी बन सकता है सिरा क्या होती है? जो पत्तियों में पाई जाने वाली रेखाओं को सिरा विन्यास कहते हैं। इसमें लिखा क्या आगे पढ़ो, सिरा द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहा जाता है। इसमें लिखा है सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहते हैं। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि सिरा विन्यास किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है पत्तियों पर जो सिराएं पाई जाती हैं उनका जो पैटर्न होता है दर्शाए गए होते हैं ना, उनको सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों पर दर्शाई गई रेखाओं को सिराएं कहते हैं। यह आप याद रखें दोस्तों। इसमें आगे लिखा है आपको चित्र 2.4 और चित्र 2.4 का और खा में दिखाई गई पत्तियों के सिरा विन्यास में अंतर दिखाई देते हैं। हाँ देख लिया हमने। इसमें आगे लिखा है आप कुछ पत्तियों की मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जाल का रूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियाँ चित्र 2.4 का में दिखाई गई हैं जाल का रूपी। दोस्तों हम देख चुके हैं पहले से ही, ज़्यादा टाइम इतना नहीं देंगे। जो जाल का रूपी होती है उनमें जाल जैसी संरचना होती है, इतना याद रखो। और जो समांतर सिरा वाली होती हैं वो केले के छिलके, वो केले के जो पौधा होता है उसमें होती हैं, वो वाली होती हैं। इसमें लिखा है इस सिरा विन्यास पैटर्न की प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में सिरा समांतर चलती है। इस पैटर्न को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियाँ। समांतर सिरा विन्यास चित्र 2.4 खा और 2.4 गा को प्रदर्शित करती हैं। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाली सिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों, सिरा विन्यास के आधार पर। इसमें आगे लिखा भी होगा। आइए आप पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वो उससे पहले तो हम पत्तियों के आधार पर थोड़ा अंतर बता दें दोस्तों। जैसे कि नीम की पत्ती ले लो। नीम की पत्ती होती है वो एक जाल का रूपी संरचना में आती है। और आप ले सकते हैं जो क्या बोलते हैं, घास हो गई। घास भी इसी में आती है समांतर सिरा विन्यास में। घास
और गेहूँ भी आता है इसी में। तो आगे इसमें और देखें क्रियाकलाप 2.6 आइए पता लगाइए। इसमें पहला लिखा है, आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहाँ जंगली शाख और घास उग रहे हों। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाखों का उपयोग कर सकते हैं। आप वन में भी जा सकते हैं। इसमें क्या लिखा, खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुँचाए बिना। दोस्तों इसमें पहले लिखा है कि किसी भी पौधों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें लिखा है, कुछ भिन्न प्रकार के शाखों को सावधानी पूर्वक खोदकर बाहर निकालें। शाखों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात शाख को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाख जीवित रहे और वृद्धि करें। जब आप किसी पौधों की जानकारी लेंगे तो उसको पहले मिट्टी से निकालना पड़ेगा। उसको मिट्टी से निकालने के बाद उसको अच्छे पानी से धोना, वॉश करना पड़ेगा। हल्की ऐसा धोना पड़ेगा कि उसकी मिट्टी हट जाए, और उसको जो जड़ देख के वापस उसको मिट्टी में लगाना है, और ऐसा लगाएं कि वो जीवित रहे और वृद्धि करे। इसमें दो प्रकार के अंतर किए गए हैं। देखो, सरसों का पौधा होता है उसमें मूसला जड़ तंत्र होता है, और सामान्य घास के पौधों में रेशेदार होता है। जो जाल का रूपी सिरा विन्यास होता है उसमें मूसला जड़ होता है। मूसला जड़ होती है जो इसमें एक मेन होती है और अगल बगल आमने सामने से फैली हुई होती है। जबकि घास हुआ, गेहूं का पौधा हुआ, इसमें एक ही मेन होती है और वही अलग अलग निकलती रहती है ऐसे। और जबकि सरसों का जो मूसला पौधा होता है उसमें एक मेन होती है और अगल बगल ऐसे निकली रहती है। आगे इसमें लिखा है, आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। चित्र 2.5 का और चित्र 2.5 खा में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं। चित्र 2.5 का में सरसों के पौधों की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इन पौधों की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। इसमें दोस्तों देखो, इसमें एक मेन जड़ होती है वाली, उसके अगल बगल भी छोटी छोटी जड़ें इस प्रकार दी गई हैं आमने सामने। ऐसी जड़ मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि ऐसी जड़ मूसला जड़ होती हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधों का उदाहरण गुड़हल का पौधा है। ये याद रखो कि जिसमें सिरा विन्यास पत्तियों में होगा वो मूसला जड़ होंगी। और आगे इसमें लिखा है, मूसला जड़ वाले गुड़हल का पौधा हो गया। आपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया है। चित्र 2.5 खा में दिखाया गया पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती है जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ, तो उसकी जड़ें किस प्रकार की हैं? दोस्तों इसमें कहा गया कि आपके पास कोई अन्य घास सम्मिलित है, यदि है तो उसकी जड़ें किस प्रकार की हैं, आप देख सकते हैं। क्या किसी पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास के प्रकार और उनके जड़ के प्रकार बीच कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? इसमें देखिए आगे क्या लिखा है, क्रियाकलाप दिया गया है तो उसको पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा है, अपने विद्यालय में नर्सरी, पौधा घर अथवा किसी अन्य नर्सरी में 5 सामान्य पौधों की पौध एकत्रित करें और अपने विद्यालयों के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास, गेंदा, सदाबहार और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास का अवलोकन करें।
अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अंकित करें। इसमें आगे लिखा होगा, इसमें लिखा है पौधे का नाम, पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ के प्रकार। इसमें लेमन घास लिखा, घास होती है तो उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर मतलब ये जमीन, इसमें एक ज़मीन है, इसमें से जो पत्ती निकलेगी वो इस प्रकार निकलेगी। समझ गए होंगे दोस्तों, जो इसमें से एक ही मेन लाइनिंग होती है वो, और इसमें जो जड़ होती है वो जकड़ा जड़ होती है। जकड़ा जड़ मतलब इस प्रकार के, इसमें अलग अलग गेहूँ का होगा उसी प्रकार इसका होगा। और इसमें आगे अपन क्या बोलते हैं, पौधे का नाम ले लो, एक सरसों का ले लो। चलो, सरसों में जो पत्तियों का प्रकार होता है वो एक जाल का रूप ही होता है। उसमें एक मेन होगी, फिर अगल बगल लेफ़्ट राइट निकलते रहेंगे, और इसमें भी अलग अलग निकलती हैं। और जबकि उनकी जड़ होती है तो उनकी जड़ में एक मेन होगी, उसमें से फिर अलग अलग आमने सामने से निकलते हुए दिखाई देंगी। इसी प्रकार आप और अन्य भी पौधों के नाम लिख सकते हैं इनमें कॉलम में। इसमें आगे लिखा है दोस्तों, क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधों में मूसला जड़ और पत्तियों में जाल का रूपी सिरा विन्यास होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पौधों में मूसला जड़ होते हैं, पत्तियों जाल का रूपी सिरा विन्यास होता है। ये जानने की कोशिश करें कि क्या जाल का रूपी सिरा विन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूसला जड़ें होती हैं। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में जकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होते हैं। क्या अन्य पौधे जिसमें समांतर सिरा विन्यास होता है उसमें भी जकड़ा जड़ें होती हैं? सामान्यतः जिस पौधे में जाल का रूपी सिरा विन्यास होता है उसमें मूसला जड़ होती हैं, जबकि जिसमें समांतर सिरा विन्यास होता है उनमें जकड़ा जड़ होती हैं। दोस्तों, ये यहाँ से आपने इतना याद कर लो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप ये याद कर लोगे तो आपको क्या बोलते हैं, समांतर जो विविध प्रकार अलग जो पेड़ पौधे जानकारी होती है वो आपको आसानी से इसी प्रकार से समझ सकते हो। इसमें आगे लिखा है, चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियां जाल का रूपी सिरा विन्यास का एक उदाहरण है। चने का पौधा होता है, इसमें क्या लिखा, मूसला जड़ और जाल का रूपी सिरा विन्यास होता है। जो उनकी पत्तियां होती हैं वो एक प्रकार की इस प्रकार होती हैं कि आमने सामने से आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार की होती हैं, जाल का रूपी सिरा विन्यास। इसमें आगे लिखा है, गेहूं का पौधा जकड़ा जड़ और पत्ती समांतर सिराओं का होता है। जो गेहूं का पौधा होता है, जैसे मानो कि ये मिट्टी है, फील्ड है, तो इसमें गेहूं का जो पौधा होगा वो इस प्रकार होगा, जबकि इसमें जड़ें होंगी वो नीचे समांतर होंगी, वो इस प्रकार होंगी। दोस्तों, आप देख सकते हो, तो आप समझ सकते हो किस प्रकार है। आगे इसमें लिखा है, क्या किसी पौधों के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के सिरा विन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? ना, सभी एक जैसे बीज ना हो भाई। इसमें आगे क्या लिखा है, क्रियाकलाप 2.8, आइए तुलना करें। तो इसमें लिखा है, चने और मक्का के कुछ बीजों को 2-3 दिन के लिए पानी भिगोइए। जी हाँ दोस्तों, हम चने ही खा रहे हैं। इसमें अभी देख सकते हैं इसमें क्या लिखा आगे, चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब चने और मक्का के बीज की संरचना का अवलोकन करें। दोस्तों, चना का जब आप इसे ऊपर का जो कवर होता है जो उसको उठाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं जिस प्रकार इसमें लिखा है, देखो 2 अलग अलग भागों में बट गए, द्विबीजपत्री हो गया ये। इसमें लिखा है, अब चने और मक्के के बीज की संरचना का अवलोकन करें, क्या वे समान है अथवा भिन्न है? तो ये भिन्न है, क्योंकि चना है वो द्विबीजपत्री है, और जो कि मक्का का जो बीज होता है वो एक बीजपत्री होता है। गेहूँ भी एक बीजपत्री ही है।
हाँ, इसमें लिखा है दोस्तों, आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं, जैसा कि चित्र 2.6 का में दिखाया गया है। प्रत्येक भाग को बीजपत्र कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्री होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है। इसमें आगे लिखा है दोस्तों, अब पौधों की पत्तियों के सिरा विन्यास, जोड़ों के प्रकार और बीजों में बीजपत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध दिखते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जड़कर रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री में समांतर सिरा विन्यास और जकड़ा जड़ होती है। इसका उदाहरण गेहूँ देख सकते हैं, बाजरा हुआ, ये सब एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। जबकि द्विबीजपत्री के हो गए चना द्विबीजपत्री है दोस्तों, मटर भी द्विबीजपत्री है। इसमें आगे लिखा, आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं विषय में पढ़ा है। आइए आप जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। इसमें आगे लिखा है, जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। 2.2.2 पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं। आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें लिखा है दोस्तों, आप किस प्रकार जंतुओं को अलग अलग समूह में विभक्त करेंगे। तो इसमें लिखा है, आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करें। क्रियाकलाप 2.9, इसमें लिखा है, आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं किस प्रकार के पौधों से एक दूसरे स्थान पर गति करते हैं। एक मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा है। आप सही में तो इसमें लिखा है, जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखें और अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के शरीर को किस प्रकार अंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें देखो, जो मछली है वो पानी में तैर रही है, जबकि मेढक भी पानी में रहता है। मेढक हुआ और कछुए दोनों इसमें इस प्रकार दिखाए गए हैं कि वे पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं, लेकिन मछली पानी में ही रह सकती है। तितली उड़ सकती है, तो और जो गाय होती है वो चलती है, चींटी भी रेंगती है। इसमें जो सर्प वगैरह इसमें हैं वो रेंगते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग दिया गया, चिड़ियाँ चहक रही हैं, उड़ रही हैं। तो अलग अलग जो विभिन्न प्रकार इसी प्रकार होते हैं, जो अपन 3 भागों में इनको बांट सकते हैं। जैसे कि मेढक हुआ, मछली हुआ, मेढक और कछुए हुए, ये उभयचर हो गए। उभयचर उनको बोलते हैं जो जल और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, जबकि मछली पानी में रह सकती है, उनको जलीय जीव बोलते हैं। जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें स्थलीय जीव बोलते हैं। इसमें आगे देखो दोस्तों क्या लिखा होगा, इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध कराएं। इन जंतुओं की गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताइए। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
इसमें लिखा है जंतुओं के नाम, चींटी के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। हाँ, चींटी चींटी तो क्या करती है, तो वो रेंगती है, वो टांगों से रेंगती है। बकरी चलना और कूदना दोनों करती है, वो भी टांगों से। कबूतर चलता है और उड़ता है पैर और पंख की मदद से। मंकी भी इसी प्रकार है। मछली, हाँ, मछली तैरती है, उसमें पंख होते हैं। हाँ, मछली हुआ। अब मेंढक 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 होता है, वो पानी में भी रहता है, गति तो वो चलता है। मेंढक तैरता भी है, दोनों कर लेता है। गति इसमें आगे लिखा है दोस्तों, तलिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। जो जंतु होते हैं वो दौड़ भी सकते हैं, रेंगते भी हैं, चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इसके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूह में कैसे बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो जंतु होते हैं उनकी आकृति अलग होती है, आकार अलग होता है, उनका रंग रूप अलग अलग होता है। ये सब हमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में मदद मिल सकती है इनके माध्यम से। इसमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार से जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान से परिचय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें लिखा है जानकी अम्माल, जिनका जन्म 1897 और उनकी मृत्यु 1984 में हुई थी। जानकी अम्माल एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थीं जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थीं। जो जानकी अम्माल थी वो पर्यावरण संबंधित कार्य समर्पित थीं, एक वनस्पति शास्त्री थीं जो पौधों वगैरह के बारे में जानना, उनको वनस्पति शास्त्री बोलते हैं जानकी अम्माल को। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैसे विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखनीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। सफलता की कहानी, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन ये केरल के पालक्काड जनपद में एक जंगल की वास्तविक कहानी है। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है दोस्तों, ये रियल कहानी लिखी है। ये अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी रहते थे। ये संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्याय में याचिकाओं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार ये आंदोलन साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन सफल हुआ। तो इसमें पूछ सकते हैं साइलेंट वैली योजना आंदोलन किसका था, तो एक अम्माल का था। अम्माल से आप याद रख सकते हैं, जानकी अम्माल। इसमें आगे लिखा है विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतुओं।
संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु विभिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपको तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इसके पास एक धारा रेखित स्ट्रीमलाइन्स शरीर और पंख जिसे फिन होते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार और आकृति एक दूसरे से भिन्न है। इसमें लिखा है दोस्तों 2.8 में काम पहले में मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है दोस्तों। बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। इसमें पंख भी दिए गए हैं और उसकी टांगें आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें पहले से लिखा हुआ है सब कुछ। इसमें क्रियाकलाप 2.10 तालिका 2.6 को देखें और श्यामपट्ट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाई जिन्हें आप और आपके सहपाठियों ने तालिका में दिए गए स्थानों पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। हाँ, इसमें लिखा है मरुस्थल में, पर्वतीय में, महासागर में, जंगल में, अन्य में। जैसे कि ऊँट है जो देवदार का वृक्ष है। मरुस्थल में ऊँट रहते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में जो वृक्ष होता है वो देवदार का। महासागर में मछली रहती है। जंगल में शेर रहता है। तो मरुस्थल में ऊँट हो गया। ऊँट जैसे कि मरुस्थल में मतलब ऊँट इसलिए रहता है क्योंकि उनका जो पैर होता है वो बहुत बड़ा होता है। और जो पर्वतीय क्षेत्र में जो पेड़ हैं उनकी वहाँ की जो प्रकृति है उसी के अकॉर्डिंग पेड़ वगैरह रहते हैं। आगे लिखा है विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपका क्या अवलोकन है? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अनेक प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं में भिन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा है मरुस्थलों में मोटे मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे और जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार का वृक्ष है। तो आप दोनों को देख सकते हैं, एक थोड़ा सूखेपन का लग रहा है और एक हरा भरा लग रहा है क्योंकि जो मरुस्थली में होते हैं उनके यहाँ पे जो पत्ते होते हैं वो कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी रहती है। और जो वैसे मरुस्थलीय जो पर्वतीय क्षेत्र में पौधे होते हैं वो एक क्या बोलते हैं एक्समस ट्री की तरह रूप में होते हैं क्योंकि यहाँ पे जब कोई बर्फ़ वगैरह गिरती है तो एक शेप बन जाता है। जो बर्फ़ वगैरह गिरे तो अगल बगल नीचे से पहुँच जाए। हाँ, तो कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा था। माया बताती हैं कि उसने हिमालय प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा है। साथ ही उसने ये भी बताया है कि ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और उनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। जो झुकी हुई होती हैं और उनकी शाखाएं लचीली होती है, इसका कारण यही है कि जब बर्फ़ वगैरह गिरती है तो आसानी से ये नीचे आ जाती है अपने आप। हाँ, यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों में जैव विविधता से अलग क्यों है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकें। जैसा कि दोस्तों जो मनुष्य भी इसी प्रकार है, जहाँ जो ऐसा रहने लगता है उसको वैसी ही आदत पड़ जाती है। इसमें आगे लिखा है मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल की संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने पौधों की सहायता करते हैं।
बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है। जैसे कि पर्वतीय पे जो अभी वृक्ष था शंकु आकार का, ये रहा, उसमें देख सकते हैं आप देवदार का वृक्ष है, तो एक शंकु आकार का ही है। शंकु आकार का देवदार का वृक्ष नीचे झुकी, इसमें लिखा भी है। ऐसी बनावट होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों को शंकु आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों पर ये विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊँट चित्र 2.11 और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल ऊँट चित्र 2.12 देखिए। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं? इन अंतरों को उन कारणों के ऊँट का क्या लाभ होता है? जैसे कि राजस्थान को ऊँट होता है, इसका जो पैर होते हैं उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। जो लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊँट होता है उनकी ऊंचाई कम होती है। और गर्म जो मरुस्थल में रहते हैं ऊँट, उनका कुबड़ एक होता है। और जब ये सर्दियों वाले जो ठंडे इलाकों में रहते हैं ऊँट, उनमें 2 रहता है कुबड़। गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। चौड़े खुर इसलिए होते हैं दोस्तों ताकि जब रेत में चलें तो वो नीचे को धंसके ना, पैर कहीं उसमें गप ना जाए। हाँ, इसमें आगे लिखा है, एलेक्स ने साझा किया है कि उसकी दादी ने बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल में रेत में बिना धंसे चलने की सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थलीय के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता की उपलब्ध नहीं होता है। ऊँट अपने कुबड़ भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रखने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँटों में 2 कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, जब ऐसा होता है कि जो ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँट 2 कुबड़ होते हैं, ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत तक छोटे हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पर उनको खाना नहीं मिलता है, जिसके कारण वो उनके जो कुबड़ में जो स्टोर कर लेते हैं उसी से अपना काम चलाते हैं। उस समय कुबड़ के संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उन्हें जीवित रहने में सहायता करती हैं। क्योंकि लंबे बाल और ज़्यादा बाल होंगे तो उन्हें सर्दी से राहत मिलेगी। इसमें लिखा है, मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने के लिए कौन सी विशेषता सहायक होती हैं? कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूँकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए बिना जल पिए भी कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि अगर वो स्टोर करते हैं और पसीना वगैरह के माध्यम से उनका पानी की कमी आ जाए तो इतने जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उनका ऐसा ही नेचर रहता है। माया ने नीलगिरी की 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांश के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि बुरांश की ऊंचाई कम होती है। ये कहाँ का? माया नीलगिरी के 16 वन में, नीलगिरी के 16 वन में जो लाल कलर का बुरांश है, बुरांश की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उनके पास पहाड़ों के बुरांश में लगे पौधे चित्र 2.3 चित्र देखें। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांश के पौधों क्षेत्रों के
जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, बुरांश की भिन्न विशेषता। बुरांश का पेड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, आगे सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहाँ उसने महासागर के विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उनके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का द्वारारहित शरीर उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। एक प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि मछली जब तैरती हैं तो उसके लिए सबसे पहला क्या मतलब महत्वपूर्ण रहता है, तो उनका एक शरीर होता है, वो धारा रहित होता है जिसके माध्यम से वो तैरती हैं। इसमें क्या लिखा, हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की अपनी विशेष विशेषता होती हैं जो उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं के किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। जो जहाँ रहता है उसको वैसे ही रहने की आदत पड़ जाती है, तो जो व्यक्ति जिस अनुकूलन में रहता है उसे अनुकूलन में रहना पसंद करता है। इसमें आगे लिखा है, देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन हैं जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उन्हें उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है, ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है और बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकता प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे आवास होता है। हाँ, इसमें लिखा है पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जलवायु, आश्रय और अन्य आवश्यकता प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और आ गया, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे वैज्ञानिक से परिचय। हाँ, तो इसमें लिखा है सालेम अली, इनका जन्म 1896 से 1897 यानी 1896 में उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 1987 में हुई। हाँ, तो सालेम अली ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उसमें यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रचलित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों को संरक्षण के उपाय किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट्ट पक्षी अभयारण्य मांड्या कर्नाटक ऐसे सरल क्षेत्रों के उदाहरण हैं। इसमें लिखा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों में 10 खंड की ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष या इंग्लिश में बोलें तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका फिरेंदा ब्लंक से जो विकल्प वगैरह होते हैं 1 नंबर का आता है, तो उसमें ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर आपको सालिम अली को ही देना है। आगे आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं के आधार पर उनका समूह बना सकते हैं। जो जीव हैं और जो जल में रहते हैं और जो थल में रहते हैं उनके आधार पर बना सकते हैं। थल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं, जैसे तालाब, झील, नदियों और महासागरों में जो रहते हैं। मेढक जैसे जंतुओं जल के साथ साथ थल पे रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। मेढक हुआ, मगरमच्छ हुआ। यदि किसी पौधों और जंतुओं का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती है।
हाँ, इसमें आगे क्या लिखा है, अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जानने जिन्हें वे बचपन से प्राय देखते थे लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने कौवा देखा होगा, कौवा धीरे धीरे दिखना ही बंद हो गए। ऐसे आप इसमें लिखा होगा, ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पेड़ वगैरह कट रहे हैंगे और जो नेटवर्क का रेडियंस वगैरह का भी इशू रहता है, तो उनकी वजह से जो पक्षी वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे उनकी प्रजाति कम होती जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद और एक सर्वनाम जैसी चीज़ हो गई है। और हम बोल सकते हैं कि मनुष्य अपनी फ़ायदा के लिए दूसरे मतलब प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन ये बात सभी को याद रखनी चाहिए, प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से सभी को नुकसान भुगतना पड़ता है। हाँ, तो इसमें आगे क्या लिखा है, अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोसियों जो बचपन से प्राय जंतुओं, पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति में वे अपना घर, भोजन, अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता को हानि होती है। हमारा चैप्टर दोस्तों हो गया है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है इसको भी थोड़ा जान लें। भारत में बंगाल बाघ, चीता और घोड़ावड़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनकी आवासीय क्षति के कारण घट गई। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजना आरंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2024 में चीता पुनर्वास परियोजना प्रारंभ की गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में घोड़ावड़ के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन वह अवांछित वन हैं जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के औषधि पौधे समेत विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं का कार्य इस संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों काटने, क्षेत्र उसमें क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जीव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय बारे में पता लगाएं। पश्चिमी घाट का एक सुंदर पवित्र उपवन है, देख सकते हो दोस्तों। पवित्र के क्या बोलते हैं, प्रकृति से कभी हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ना ही उसको नष्ट करना चाहिए। तो हमारा चैप्टर हो गया है। इसमें आगे लिखा है, हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं दोस्तों, इसका हम अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फिर वीडियो हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम कक्षा 6 से कक्षा 10 तक अभी टारगेट है और आगे हम 12वीं तक साइंस पूरा यूट्यूब पर आपको फ्री पढ़ाएंगे। मतलब तो आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई रुपए वगैरह देने पड़ते, आपको ओनली इसको देखना है और समझना है और कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।